मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं देखने वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। ये 2020 की बात है जब मेरी उम्र 18 साल थी और मैं जवानी की हुदूद में दाखिल हुई थी। हमारे घर के सामने एक बड़ा सा खाली प्लाट था जो दादा की मलकियत था। उनकी वफ़ात के बाद वालिद के हिस्से में आया तो उन्होंने इस पर दुकानें बनवा कर किराए पर दे दी। उन दिनों मेरी उम्र 18 बरस थी और मैं अक्सर बाहर आती जाती थी। मेरे कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। जब बूर होती तो वहां से झांकने लगती जैसे कम सुन लड़कियां बेमकसद ताक झांक किया करती हैं। अम्मा मना भी करती के सामने मार्केट है, लोग बैठे होते हैं, लेकिन मैं बाज ना आती। एक दिन मेरा भाई ट्यूशन पढ़ने गया और काफी देर तक वापस ना आया तो मैंने खिड़की से झांका तो वारिस को देखा, जिसके बड़े भाई ने हमारी दुकान किराए पर ले रखी थी। कभी कभार मेरा भाई भी इसकी दुकान पर बैठ जाता था। मैं समझी शायद वही बैठा है। वारिस की पुश्त मेरी तरफ थी और मैं इसे गौर से देख रही थी। इसने मुड़कर देखा तो ये समझा कि मैं इसे देख रही हूँ, हालांकि मैं तो अपने भाई को तलाश कर रही थी। वारिस अक्सर अपने भाई के स्टोर पर आता था मगर मैंने इस बात पर खास तवज्जो ना दी। इसके बाद जब भी मैं खिड़की में जाती वो मुझे देखता रहता। बिलाखिर मुझे एहसास हो गया कि वो मुझे ही देखता है, तभी मैंने खिड़की के पास जाना छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद इसने हमारे घर फ़ोन किया। वो कभी कभार मेरे भाई को फ़ोन करता था। इस रोज़ भाई घर पर ना था। फ़ोन मैंने उठा लिया। मेरी आवाज़ सुनकर बोला, शगुफ्ता हो? तो मैंने कहा हक। तो वारिस बोला, तुम खिड़की में क्यों नहीं आती? मैंने कहा तुम मेरी तरफ देखते हो इसलिए नहीं आती। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद वो अक्सर फ़ोन करने लगा, उधर उधर की बातें करता और फिर फ़ोन बंद कर देता। यूं हमारी बातों का सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन मैं इससे बात कर रही थी कि अम्मा को शक हो गया। उन्होंने फ़ोन छीन लिया और मुझे घौर कर देखा। मेरे लिए वो लम्हा शर्मिंदगी से ज़मीन में गिर जाने जैसा था। इसके बाद 8 दिन तक वारिस से बात ना हो सकी। एक रोज़ वालिदैन मामू के घर गए हुए थे तो मैंने वारिस को फ़ोन किया और अपने घर बुला लिया। हम दोनों काफ़ी देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। अब इससे बात करना मुझे अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन बाद जब अम्मा सौदा सलफ लेने बाहर गईं तो वारिस ने उन्हें जाते देखा। इसने दुकान पर काम करने वाले एक छोटे लड़के के हाथ मुझे एक पर्चा भिजवा दिया। अम्मा जब सौदा लेकर वापस आए तो ख़त अभी तक मेरे हाथ में था। उनको आता देखकर मैंने मुट्ठी बंद कर ली मगर उन्हें शक हो गया। उन्होंने मुट्ठी खिलवाई और ख़त छीन लिया। पहले तो मुझे 2-4 थप्पड़ मारे, लेकिन मेरे दिल पर कोई असर न हुआ। मैं तो नए नवीले जज्बों में घिरी ख्वाबों की अंधी दुल्हन बनी हुई थी। इसके बाद अम्मा ने फ़ोन पर ताला लगा दिया। अब मैं इससे बात नहीं कर सकती थी। कभी कभी खिड़की में चली जाती और वारिस को इशारे से मना करती कि हमारे घर फ़ोन ना करे। उन्हीं इशारों की वजह से मैं पूरी मार्केट में बदनाम हो गई। अब्बा और चचा की मार्केट में बहुत इज्जत थी, इसीलिए मार्केट के 2-3 दुकानदार चचा के पास गए और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। चचा ने अम्मा से कहा, देखो भाभी, लोग शगुफ्ता के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। अम्मा ने मुझे कुछ ना कहा, शायद वो मेरी इस्लाह से मायूस हो गई थीं। मैंने तब भी अक्ल ना पकड़ी। फ़ोन पर बात ना कर सकती थी तो वारिस को ख़त लिखने लगी। वो ठोकर जो खानी थी वो अभी बाकी थी। फिर एक दुकानदार की बीवी ने आकर अम्मा को बताया, अपनी बेटी को संभालिए, ये वारिस को ख़त लिखती है। आखिरी बार अम्मा ने मुझे समझाया, बेटी ऐसा ना कर, लड़के अक्सर लड़कियों को खतूत से ब्लैकमेल करते हैं। अब मैं 19 साल की हो चुकी थी। वक्ती तौर पर माँ के कहने का असर ज़रूर हुआ कि मैंने वारिस को ख़त लिखना बंद कर दिया। फ़ोन भी ना उठाती। तब वारिस बेचैन हो गया कि अब क्या होगा, राब्ते का ज़रिया तो ख़त्म हो गया है। जब कोई सूरत ना बनी तो इसने मेरे कज़िन आमिर को अपना हमदर्द बना लिया और इसे सारा हाल बता दिया। आमिर भी कभी कभार उनकी दुकान पर बैठा करता था। ये वारिस ने बहुत बड़ी गलती की। आमिर ने अंदर ही अंदर ऐसी आग भड़काई कि मेरा सब कुछ जल कर राख हो गया। वो तो रोज़ हमारे घर आता था और इस पर कोई रोक टोक ना थी। एक रोज़ इसने मुझसे पूछा, शगुफ्ता, क्या तुम वारिस से राब्ते में हो? मैं खामोशी से इसका मुंह तकने लगी कि इसे कैसे पता चला। वो बोला, मेरा मुंह क्या देख रही हो? वारिस से पूछ लो, इसने तुम्हारे और अपने इश्क की दास्तान मुझे सुना दी है और अब मैं तुम्हारे अबू को बता दूंगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वारिस पर बहुत गुस्सा आया। मैं इसे ऐसा ना समझती थी। मैंने आमिर के आगे हाथ जोड़े, खुदारा ये सब किसी को ना बताए। कहने लगा, ठीक है, एक शर्त पर, तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे आमिर पसंद नहीं था। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मेरी शादी जहाँ होगी मेरी इज्जत इसी शख्स की अमानत होगी। वो बोला, ठीक है, तो फिर मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे अपना गम गुसर अपना राजदार समझो, मुझ पर एतबार करो। वारिस ने भी तो तुम पर एतबार करके मुझे सब कुछ बताया है।
मैं तुम्हारा राज किसी पर जाहिर नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें सिर्फ आजमा रहा था। इसने कुछ इस अंदाज से बात की कि मैंने इस पर एतबार कर लिया। सोचा आखिर मेरा चचाजाद है, इसे मुझ पर तरस आ गया है, वारिस को भी इस पर एतमाद है, तभी तो सारी बात इसे बता दी है। इसने पूछा, बोलो क्या कहती हो, क्या मुझे अपना दोस्त मानती हो? मैंने कहा हाँ, आज से मैं तुम्हारा अपना हूँ और अपनों पर भरोसा करना चाहिए। अब तुम मुझे खत लिख देना, मैं वारिस को दे दूंगा। मैं नादान उम्र की जज्बात में बहकने वाली लड़की इसकी बातों में आ गई, क्योंकि मैं खुद भी वारिस के लिए बेकरार थी। मैंने एक खत वारिस के नाम लिखा और आमिर के हवाले कर दिया। वो रोज़ कहता था कि वारिस बहुत इल्तिजा करता है और मैं इसके हाल पर तरस खाता हूँ। अब मैं खत लिखकर आमिर को दे देती, मगर वो मुझे इसका जवाब लाकर ना देता। मैंने वारिस को 3-4 खत लिखे, जब कोई जवाब ना मिला तो सोचा आज आखिरी खत लिखती हूँ, अगर अब भी जवाब ना आया तो फिर कभी ना लिखोगी। मैं खत लिख ही रही थी कि अम्मा कमरे में आ गईं, तो मैंने जल्दी से खत मेज़ की दराज में रख दिया, मगर अम्मा ने देख लिया। उन्होंने दराज खोलकर खत निकाल लिया। वो समझी कि मैं अब भी वारिस को मोहब्बत नामे लिखती हूँ। ये ना समझ सके कि ये आमिर की कारस्तानी है, और मैं खुद आमिर के बारे में कैसे बताती। अम्मा सारा दुख अपनी जान पर ले लेती थीं, अबू को कुछ ना बताती थीं, क्योंकि वो तो मुझे जान से मार देने को आ जाते। इस वाक़ये के बाद अम्मा ने मुझे खाला के घर दूसरे शहर भेज दिया ताकि मैं वारिस से दूर हो जाऊँ, हालांकि मैं पहले ही इससे दूर हो चुकी थी। अब तो आमिर मेरी जान को आ लगा था, जिसकी नफ्सियात का मुझे अंदाज़ा न था। आमिर साहिब खाला के घर भी पहुंच गए दोस्त बनकर, मेरा दुख बांटने के बहाने। मैंने फैसला किया कि अब ना कभी वारिस को खत लिखोगी और ना आमिर को दूंगी। फिर भी आमिर ने मेरा पीछा ना छोड़ा। इस लिहाज से वारिस बेहतर इंसान था कि मैंने जब इससे राब्ता ख़त्म किया तो इसने फिर कभी मुझे तंग नहीं किया, मगर मेरा ये चचाजाद तो जाल का कांटा बन चुका था। मुझे मालूम ना था कि आमिर हार मानने वाला नहीं है। वो अम्मा के पास गया और मेरा रिश्ता मांग लिया। उन्हें सच्ची झूठी बातें बताएं, कहने लगा कि शगुफ्ता वारिस से मलती है, ये तबाह हो जाएगी। मैं हर हाल में ख़ानदान की इज्जत बचाना चाहता हूँ, वरना एक ना एक दिन इसकी बदनामी ताया जी के कान में पड़ जाएगी और वो अब का और अब की इस नादान बेटी का हशर नशर कर देंगे। बात अब भी मेरे काबू में है। ऐसी ही बातें करके अम्मा को डरा धमका कर उनका दिल पिघला लिया और उन्होंने मेरा रिश्ता देने की हामी भर ली। हालांकि पहले जब चचा आमिर के लिए रिश्ता मांगते थे तो सबसे ज्यादा मुखालफत मेरी अम्मा ही किया करती थी। अबू अपने इस भतीजे को रोज़ अव्वल से पसंद नहीं करते थे, वो इसकी खसलत को जानते थे। मैट्रिक भी पास ना कर सका था, ऊपर से आवारा लड़कों में उठता बैठता जुआ खेलता था। इतनी सी उम्र में सारे ऐब इसमें मौजूद थे। माँ ने दिल पर पत्थर की सिल रख ली और कहती थीं कि शगुफ्ता तो पैदा ना हुई होती तो अच्छा था, तूने अगर वारिस से इश्क व मोहब्बत और ख़त व किताबत का चक्कर ना चलाया होता तो मैं तेरे इस चचा के सपूत को मुँह ना लगाती। मेरे ख़त जो वारिस के नाम थे वो सब आमिर की मुट्ठी में थे। वो 1 मिनट में हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर सकता था। वालिद साहिब को ऐसी बातें लगा ताकि वो मुझे जान से मारने से दरेग नहीं करते। अम्मा को तलाक हो सकती थी। हम किस कदर भयानक मोड़ पर खड़े थे, ये जिंदगी मुझे कहाँ ले आई थी। माँ का हाल मुझसे देखा ना जाता था, जी चाहता था कि कुछ कर लूँ। अम्मा चची की खसलत भी जानती थी और अब अपनी बेटी वो इसी औरत को सौंप रही थी। चची हर एक से कहती थीं कि क्या करूं, बेटे से मजबूर हूं, जिसको शगुफ्ता ने अपनी उल्फत के जाल में फंसा लिया है, वरना मैं तो कभी इसको बहू ना बनाती। उधर आमिर मेरी अम्मा को बार बार जतलाता था कि मैंने शगुफ्ता से शादी ना की तो इसे कौन कबूल करेगा। वारिस ने तो हर किसी दोस्त से इसका और अपना ताल्लुक जाहिर कर दिया है, ये गिल्ली में बदनाम हो चुकी है। किसी रोज़ ज़रूर ताया जी के कानों में ये बातें पड़ेंगी, क्योंकि सारी मार्केट में हर एक के मुंह पर इसकी दास्तान है। अम्मा मेरी नफ्सियाती दबाव में आ गई और मैं खुद आमिर की बातें सुन सुन कर काम जाती थी, लेकिन हम माँ बेटिया अबू से इतना डरती थीं जैसे बकरा कसाई से डरता है। यहाँ तो मामला ऐसा था कि हमें कुनवे में छलांग लगाना मंजूर था, मगर ये मंजूर ना था कि कोई मेरे हाथ के लिखे खत अबू को दे दे। वो मेरी जो दुर्गत बनाते सौ बनाते, वारिस की गर्दन भी दबोच लेते। बस यही खौफ था जिस वजह से मेरी जिंदगी दाव पर लगी। काश मैं अपने बाप से इतना ना डरती, अगर वो मार देते मर जाना कबूल कर लेती, लेकिन आमिर की चाल में ना आती। अबू अपने इस भतीजे से नाला थे, मगर अम्मा ने जोर डाला कि आमिर जैसा भी है अपना है। यूं वो खामोश हो गए। बोले अल्लाह मालिक है, अगर वो सुधर गया तो इसे कारोबार करा दूंगा, एक दुकान इसके नाम कर दूंगा। शायद मेरे एहसानात और दबाव में आकर सीधे रस्ते पर आ जाए और आवारा लड़कों की सोहबत छोड़ दे। यूं उन्होंने मुझे आमिर से बया दिया। घर से बाहर की दुनिया में भी मेरे वालिद का रोब था,
साहिब हैसियत और साहिब जायदाद थे। सारा महल्ला उनकी इज्जत करता, जिधर से गुजरते सलाम सलाम की आवाज़ें आतीं। अम्मा उनकी इस इज्जत और आबरू पर आंच न आने देना चाहती थी और मैं बदबख्त ना समझ उनकी इज्जत पर बटा लगाने पर तली थी। तभी माँ ने मेरे सुधरने से मायूस होकर मुझे इज्जत से ब्याहने का बीला उठा लिया। मैं दुल्हन बनकर आमिर के घर आ गई, लेकिन ये बात तो रोज़ रोशन की तरह आया थी कि एक मर्द को जब पता हो कि इसकी बीवी शादी से कबल किसी और को पसंद करती थी तो वो कैसे बीवी को सज़ा ना देगा, और वो भी आमिर जैसा बदमाश और लालची। जायदाद के लालच में शादी मुझसे कर ली, दुकान और कारोबार के लिए रुपया भी बटोर लिया, जहेज भी खैर सारा इसके घर अबू ने पहुंचा दिया। यूं कुछ दिन इसने मेरे साथ शांत गुजारे, लेकिन अंदर अंदर फितरी इंतकाम की चिंगारी इसका तन मन सुलगा रही थी। जूं ही अबू का इंतकाल हुआ, इसने पंजे निकाल लिए, गोया इसी दिन का इंतजार था। अब मुझे सताना शुरू कर दिया, ताने वारिस के नाम से अजियत भरी बातें, दिन रात ऐसा ही रोए कि मेरी जिंदगी अजीरन कर डाली। मैं रोती हुई माँ के पास जाती तो वो मुझी को बुरा भला कहती कि इसी दिन के लिए मना करती थी और तो ना समझती थी। कभी रोती तो गिले लगाती और कभी दुआ करती कि खुदा आमिर को समझ दे और वो उनकी बेटी को अजियत देना छोड़ दे। 4 साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए। अम्मा मेरे गम में घुल घुल कर ख़त्म हो गईं। चचा का बहुत सहारा था, 2 साल बाद वो भी चल दिए। अब तो आमिर की बन आई, वो घर का सरबरा था। अल्लाह ने मुझे एक बेटे और बेटी से नवाजा, मगर वो भी एक के बाद दीगरे फौत हो गए। ख़ानदान में शादियां करने के रिवाज की वजह से उनमें कोई विरासती बीमारी थी कि उनका खून नहीं बनता था। यूं मैं नाखुश और नामुराद ही रही। चची कभी मुझसे हमदर्दी करती, दुआ भी देती, आमिर को समझाती कि इसको मत सताया कर, बीवी है तेरी, अजियत देना छोड़ दे, खुदा नाराज़ होगा, इसके साथ अच्छा सलूक रख। मगर वो सास थी, कभी मिजाज बदल जाता तो कहती, आमिर तुम दूसरी शादी कर लो, हमें औलाद चाहिए। आमिर की फितरत बद थी, जाने वो किस पर गया था। हमेशा गलत लोगों से इसकी दोस्तियां होती, बुरे लोगों की सोहबत इसे पसंद आती। आखिरकार इसने बाजार हसन का रास्ता देख लिया तो रही सही गैरत और हमियत जाती रही। दिन रात वो तवाइफों के कदमों में पड़ा रहने लगा। जब सारी दौलत तवाइफों पर लिटा बैठा तो उनको बासर अय्याश दौलतमंदों तक पहुंचकर इस जरिए से रुपया कमाने में लग गया। ये रुपया कमाने का आसान और घटिया तरीन रास्ता था जिस पर वो चल पड़ा था। एक जवारी दोस्त शाबो भी इसके हम रिकाब हो गया था। मेरा एक ही भाई था जो वालिद के कारोबार और मार्केट की आमदनी संभाल रहा था। इसे हमसे गरज ना थी। मैके चली जाती तो आओ भगत कर लेता, मगर दुख सिख के बारे में नहीं पूछता था। उधर आमिर मुझे कहता, तेरा भाई अकेले ही बाप की दौलत और विरासत संभालता है, इससे मुतालिबा करो कि तुमको आमदन का आधा हिस्सा दिया करे। भाई भला कब ये बात मानने वाला था। आमिर कहता कि इस पर विरासत का केस करो। मैं तो पहले से ही इसकी ब्लैक मेलिंग का शिकार थी, अब भाई की रहन सहन रिश्तेदारी से भी जाती। इस बात पर राजी ना हुई तो आमिर फिर से पागल हो गया। इसे हर हाल में पैसा चाहिए था। वो इज्जत और मेहनत वाला कोई काम नहीं करना चाहता था। चूंकि इसका ठिकाना अब बाजार हसन का महल्ला था, वो वहां रह रह कर उन्हीं लोगों में रंग गया था। यहाँ तक कि वो न जाने कहाँ से नई नई लड़कियां घर लाता और उनके सौदे बनाता। मैं इसको इस काम से रोकती तो मुझ पर हाथ उठा देता। माँ ने रोका तो उनको भी झड़कने और दबाव में रखने लगा। चची बेचारी बीमार थी, बिलाखिर उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक उन्हीं का दम था जिनके सहारे में इस बेगैरत इंसान के घर में अपनी इज्जत संभाले पड़ी थी। ये सहारा भी ना रहा तो मैंने जाना कि मेरे सर से आसमान चला गया है और कदमों के नीचे ज़मीन भी ना रही। न जाने कब से आमिर के दिल में ऐसी गलीज ख्वाहिश पिल रही थी कि माँ के मरते ही वो मुझको भी पैसों की खातिर माल बनाने की सोचने लगा। मैं इसकी नीयत से ला इल्म थी, लेकिन एक रोज़ मैंने इसे अपने दोस्त से बातें करते सुन लिया। दोनों घर की बैठक में बैठे थे तो आमिर के दोस्त ने कहा, बहुत दिनों से लालो ने कोई लड़की लाकर नहीं थमाई, आजकल बहुत सूखा चल रहा है। तो आमिर ने कहा, तो मैं क्या करूं, खुद कोई लड़की अगवा करके ले आऊं, सौखा चल रहा है तो रहे। शाबो ने कहा, तो किस लिए, मेरा पार्टनर बना है, किसी महल्ले की लड़की को फंसाला। आमिर ने कहा, महल्ले की किया तो ने मुझे मरवाना है। शाबो ने कहा, तो अपना घर खंगाल। फिर आमिर ने कहा, मेरे घर क्या कर रहा है, मेरा घर कंगाल है, क्या खंगालो। तो शाबो ने कहा, लेकिन तेरे घर में तो दौलत ही दौलत है, लेकिन तुझ अंधे को कुछ नजर नहीं आता। आमिर ने कहा, कहाँ है दौलत, दौलत होती तो क्या ऐसा सूखा चलता, जेब में आज ढेला नहीं है, बोतल उधार मिली है। तो शाबो ने कहा, अरे तेरे घर में तो एक दौलत की बोरी है, इसको तो ने खोला ही नहीं, नोटों से घर भर जाएगा तेरा अगर इसको खोल दे। तो आमिर ने कहा, क्या बकवास कर रहा है शाबो, अभी जेम पर दूंगा, दोबारा ऐसी बात ना करना, वो मेरी बीवी है, वफादार बीवी। वफादार बीवी, इसका दोस्त जोर से हंसा। वही वफादार बीवी है
जो तुझसे शादी से पहले अपने यार को गलत लिखा करती थी। अरे तूने ही तो बताया था मुझे अपनी बीवी के यार का किस्सा, क्या भूल गया है। आमिर को अपने दोस्त का ताना सुनकर जैसे इसको झटका लगा, वो गुमसम हो गया। दोनों की बातें सुनकर मैं खौफजदा हो गई। इसके बाद बैठक में खामोशी छा गई और वो दोनों वहीं सो गए, मगर मुझको उन बातों से ऐसा खौफ आया कि रात भर सो ना सकी। अगले दिन दोपहर को ये दोनों नहा धोकर घर से निकल गए और मैंने इस घर में मजीद ना रहने की ठान ली। भाई के घर गई, वहां ताला लगा था। पड़ोस से पता चला कि वो बीवी बच्चों के साथ बैरून मुख सैर करने गए हैं। वापस पलट रही थी कि सामने से वारिस आता दिखाई दिया। अपनी शादी के बाद पहली बार इसे देखा था। पहली नज़र में तो पहचान ही ना सकी। इसने मुझे पहचान लिया और कहने लगा, कैसी हो, खुश तो हो। इसका इतना पूछना था कि मेरी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। वो बोला, रोती क्यों हो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। तो मैंने कहा, एक तकलीफ है, मुसीबतों के पहाड़ तले खड़ी हूं। क्या अब गिल्ली में खड़े रहकर तुमको अपनी रुदाद सुनाओ? अच्छा तो ये लो मेरा नंबर, और जब मुनासिब समझो फ़ोन करके मुझको अपनी मुश्किल से आगाह करना। जो मदद हो सकी मैं ज़रूर करूँगा। शायद इसे भी अर्द गिर्द के लोगों का एहसास था, लिहाजा अपना कॉर्ड देते ही वो आगे चला गया और मैं घर वापस आ गई। अभी बुर्का उतार कर तह किया ही था कि आमिर आ गया। इसने मुझे बुर्का तह करते देखकर पूछा, क्या कहीं गई थी? मैंने कहा, कहीं नहीं गई थी, तुमसे बगैर पूछे कभी कहीं जाती हूँ क्या? लेकिन ऐसा कहते हुए मेरे लब कपकपाई और मन पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो भांप गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फरेब आकर इसने बुर्का मेरे हाथों से परे फेंका और हाथ पकड़ लिए जो बर्फ की तरह ठंडे थे। मेरा पर्स वहाँ सामने पलंग पर रखा था। इसने पर्स उठाकर तलाशी ली और फिर इसे पलंग पर उलट दिया। इसमें से कुछ और चीज़ों के साथ कॉर्ड भी गिरा। इसने कॉर्ड उठाकर पड़ा, वारिस का बिजनेस कॉर्ड था। तब वो चलाया, तेरे यार से तो मैं बाद में निमटीगा, पहले तुझसे निमट लूँ। आज तक मैं ही समझता रहा कि शादी के बाद से तो मेरी वफादार है, लेकिन सच बता, तेरा यार यहाँ आया था, आ तो इससे मिलने गई थी। ये कार्ड तीसरे पर्स में कहाँ से आ गया? मैं इसे क्या बताती, खौफ से मेरी टांगें कांप रही थीं। इसने मेरे सामने कार्ड जलाकर राख कर दिया और ये कहकर घर से चला गया कि तुझको मारना बेकार है तो सुधरने की नहीं, मैं तेरा कोई अच्छा बंदोबस्त करता हूँ। वो चला गया और मैं सोच में पड़ गई कि इसको तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाना चाहिए था, मुझे मारना पीटना चाहिए था, तरह तरह के सवालात करता। लेकिन वो खड़े खड़े चला गया जैसे कोई बहुत ज्यादा ज़रूरी बात याद आ गई हो। मगरिब के वक्त वो अपने दोस्त के साथ लौटा तो एक और आदमी भी हमरा था। वो उन दोनों को मेरे कमरे में ले आया और बोला, मैंने तो इसको तलाक दे दी है, तुम दोनों तलाक के गवाह रहना, लेकिन इस बेचारी का कोई और है नहीं। भाई इसका तो जायदाद के बंटवारे के डर से इससे छुपता फिरता है, सौंप ये जाएगी कहाँ? इसका कोई बंदोबस्त तो करना होगा, वरना ये भूख से मर जाएगी, गलियों में भीख मांगती घूमेगी। कुछ भी हो रही तो है कभी अपनी इज्जत। अब बताओ कि इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है? मैं वाकई इस वक्त हवास बाख्ते दम बखुद एक तस्वीर की तरह खड़ी थी। दूसरे आदमी ने कहा, सारे रंग पूरे हैं, शहकार तस्वीर है, इसके तो बहुत ऊंचे दाम लगेंगे। तो एजेंट यार तुम इसे ले जाओ, मैं अपने हाथों से नहीं धक्का दे सकता, अगर चून वो चरा करे तो मेरी तरफ से इजाज़त है इसके बिल निकालने की। मैं रोने लगी, आमिर होश में तो हो, ये क्या कह रहे हो? होश में नहीं हूं तभी तो कह रहा हूं। क्या तुमको अपने घर की इज्जत का भी पास नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूं तो जवाब मिला, मैं तुमको तलाक देता हूं, तुम मेरी बीवी नहीं हो, और अब घर की इज्जत कैसी जब बीवी ही नहीं रही हो? क्या तुमको गैरत नहीं है? मैं फिर भी फरियाद कुना थी तो आमिर ने कहा, गैरत होती तो तुझसे शादी करता, वारिस की पामाल करदा लड़की से। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। आमिर को अपने घर इज्जत का कोई अरमान ना था। इससे पहले कि वो मेरे हाथ पीर बांध कर गाड़ी में डालते मैं बेदम होने लगी, क्योंकि उन्होंने किस कर मेरा मुंह बांध दिया था। मैं बेहोश हो गई और फिर इस जगह पहुंचा दी गई जिसको गंदा तालाब कहते हैं। यूं इस मकरू आदमी ने मुझसे बरसों का हिसाब ले लिया और इंतकाम की आग को सर्द किया। मुझे लुटेरा बनकर लूटा और फिर लुटेरों के हवाले कर दिया। मैं तड़पी मगर मेरा तड़पना किसी ने ना देखा, और मैं इज्जतदार घराने की बाइज्जत और शरीफ लड़की थी और इज्जत के रखवाले के हाथों ही रोज़ बारोज़ अंधेरी दुनिया में डूब रही थी। किसको दोष देती? लोग कहते हैं बेटियां खुदा की नेमत होती हैं, फिर उनकी पैदाइश पर अफसुर्दगी क्यों? क्योंकि माँ बाप और ख़ानदान की इज्जत उन्हीं बेटियों के हाथ होती है, और ये इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि अपने जज्बात को सब कुछ समझकर किसी भी वक्त खुद को तबाही के समंदर में गिरा देती हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।